नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले आपको वो बताते हैं, प्रदेश में दिखने लगा है कोयले की कमी का असर। जो कोयला संकट की बात कही जा रही थी, उसका असर अब रायपुर में नजर आने लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में होने लगी है बिजली की कटौती। आम लोग परेशान होने लगे हैं। लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया है। छत्तीसगढ़ संगवारी संघर्ष समिति ने नाराजगी भी व्यक्त की है। तो देखिए, पहले इस तरह की बातें कही जा रही थी कि कोयला संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन कोयले का संकट अब नजर आने लगा है। बिजली में कटौती की जाने लगी है और इसके चलते नाराजगी भी संगवारी संघर्ष समिति ने जताई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी की गई और नाराजगी व्यक्त की गई। बिजली ऑफिस का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती होने लगी है। कोयला संकट हम कह सकते हैं नजर आने लगा है। तो देश भर में कोयला संकट की जो बातें कही जा रही थी, कई राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर कोयला संकट की वजह से बिजली उत्पादन में कमी भी कर दी गई थी और अब बिजली में कटौती जो की जा रही है, उससे साफ समझ आता है कि ये कोयला संकट की वजह से बिजली कटौती की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए अंकुश फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुश, पहले तरह तरह की बातें कही जा रही थी सरकारों की ओर से कि कोयला संकट जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन देश के कुछ राज्यों में इस तरीके की स्थिति बनी और अब छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर भी कोयला संकट की वजह से बिजली कटौती हो रही है। देखिए, दशहरे के पहले से और उसके बाद से लगातार राजधानी के कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां पर सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। बावजूद इसके कई इलाकों में बिजली कटौती होना चिंता का विषय है और ऐसे में लोगों का नाराजगी जो है बिजली दफ्तरों में देखने को मिल रही है। खंबाड़ी बिजली दफ्तर में कुछ लोग पहुंचे हुए थे। बिजली कटौती से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करके अपना विरोध जो है वो जताया है। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती जो है अघोषित तौर पे हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। या तो उसका शेड्यूल तय किया जाए या फिर बिजली कटौती को बंद किया जाए। बिजली कटौती अगर बंद नहीं होती तो आने वाले समय में आंदोलन जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अंकुश, और हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में मुश्किलें लोगों की बढ़ सकती हैं और अगर बिजली में इसी तरह कटौती होती रही तो आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी कटौती की जानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके के वर्तमान के हालात हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है और जिस तरीके से कटौती से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अब बिजली कटौती क्यों हो रही है, बिजली कटौती क्यों करनी पड़ रही है, ये विद्युत विभाग की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा असर कोयले की कमी या बाकी चीजों से जोड़कर जरूर देखा जा सकता है। जी अंकुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती होने लगी है और इसे सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है कोयला संकट से। देश भर में कोयला संकट की जो स्थिति बनी और उसके बाद अब बिजली उत्पादन कम कर दिया गया। जो पावर स्टेशन है वहां पर बिजली का उत्पादन कम होने की वजह से अब बिजली कटौती भी धीरे धीरे की जानी शुरू हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार प्रदेश के करीबन 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि ये योजना फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होने के चलते शुरू नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 20,700 करोड़ की बिजली सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी बिजली बचाए, अनावश्यक रूप से बिजली व्यय न हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें, जिससे बिजली की कमी न हो। हमने यहाँ प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई कष्ट ना हो। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम देते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली मिलती है।
कुल मिला के 20,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। मेरी इतनी प्रार्थना ज़रूर है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जले। अब आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 20,700 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जाएगी। अलग अलग श्रेणी में किसानों को बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी मिलेगी। कोयले की बढ़ती कीमत, घटती उपलब्धता के बावजूद किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली के लिए सरकार 4900 करोड़ की सब्सिडी देती है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में असमय हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान पर भी चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा है किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है और सर्वे कर राहत राशि का वितरण किया जाएगा। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी जो आवश्यक प्रबंध हैं वो सब किए जाएंगे। कष्ट है लेकिन सरकार साथ है, मैं साथ हूं, आप चिंता ना करें। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। दूसरा कैबिनेट का जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। मैं यहाँ यह भी कहना आवश्यक समझता हूँ कि इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि राशन आपके द्वार कार्यक्रम को फिलहाल उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता के कारण लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में पास हुए इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजेगी। टीम न्यूज स्टेट। एमपी उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। जोबत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत को जिताने की अपील की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी और कमलनाथ तक ही ये पार्टी सीमित रह गई है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है। ज्यादा नेता कांग्रेस में बचेंगे। कांग्रेस में तो दिल्ली में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? बोले कमलनाथ। और स्टार प्रचारक कौन है? बोले कमलनाथ। युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई है ना, और सुलोचना बहन आ गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या लड़ा कांग्रेस को? कोई बता ना। दिल्ली में सरकार, और जब सरकार की तब क्या करे कोई बता दे। अरे कपिल धारा के कुएं अगर खेत में कोई ने बनवाए तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने बनवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए। यही बनवाए कांग्रेस ने कपिल धारा के। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे हमेशा शांति का वातावरण रहा है। यहाँ कई लोग बाहर के लोग आके हमारे जोबन विधानसभा क्षेत्र में आग फैलाना चाहते, हम सहन नहीं करेंगे। जोबन विधानसभा की क्षेत्र की जनता
सूबे में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीट के लिए 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे मकसद कांग्रेस प्रत्याशी और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रशासन के एक पक्षीय बर्ताव करने पर अधिवक्ताओं की टीम इसकी शिकायत राज्य आयोग से करेगी। फिलहाल कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन टीमों का गठन किया गया है उसमें वकील अशोक गुप्ता, राजेश दुबे, जितेंद्र सिंह, गोविंद अहिरवार और विनोद सिसोदिया शामिल हैं। सरगुजा मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बच्चों की मौत के बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद सरगुजा और बलरामपुर जिले के प्रभारी मंत्री शिव ढरिया ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया है। मंत्री का ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट बनाने के लिए जो कहा है उसमें जो भी कमियां नजर आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि मंत्री अंबिकापुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार अभी तक रिपोर्ट ही बना रही है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी लोगों के साथ में अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो होगी उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डीएमई के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और उनके रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना है तो सुधार करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये प्रश्न मैं ये नहीं समझता कि गांव का नाम हमारे जिले का है और उस कलेक्टर महोदय उसको देख रहे हैं और मैं अभी तो वहाँ गया नहीं हूँ उन गाँव में। मैं अब वहाँ जब मेरा दौरा होगा तो निश्चित रूप से उसमें जानकारी लेकर उसमें आगे की कार्रवाई भी करेंगे। अभी फिर 3-4 और मृत्यु हुई हैं, वो संख्या बढ़कर 30 के आसपास पहुंच गई। अब लगातार पंडो समाज की मृत्यु हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री वहां उन्होंने जानकारी ली थी, बताया था कि 3 दिन में हम रिपोर्ट मंगाएंगे। अब आज तक 1 महीने हो गए, रिपोर्ट की जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। तो क्यों मौत हो रही है यही नहीं पता है, किस गांव में मौत हुई है प्रभारी मंत्री को ये नहीं पता है। तो ये मैंने कहा कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं और इनको आदिवासियों के मौत से, बच्चों के मौत से इनका कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। धार में ईद मिलाद उन नबी का जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया और इस दौरान पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय में विवाद हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और इस दौरान पथराव भी हुआ। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और आपको ये भी बता दें कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही इसे मनाने के निर्देश दिए गए थे। मोहल्ले में ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल हालात काबू में हैं। तो 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा और जुलूस पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हम आपको दूसरी तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके की स्थिति बनी और किस तरीके का तनाव का माहौल उस वक्त बन गया जब बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। तो पुलिस की ओर से किस तरीके से लाठियां भांजी गई वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। लाठीचार्ज एग्जैक्टली नहीं हुआ, जो मिलादुल नबी का जुलूस था उसके लिए एक रूट तय किया गया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने ज़िद की कि जो परंपरागत रूट है उसी पे उन्हें निकालना है। उसको लेके कुछ शैतानी तत्व हैं वो उस जुलूस में इन्वॉल्व हुए और उनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके अलावा जो है जुलूस को शांतिपूर्वक निकाला गया और अभी पूरा जुलूस जो है वो डिस्पर्स हो गया है और नगर में शांति। ये सोशल मीडिया एक बहुत ही प्रभावी तरीका है कम्युनिकेशन का। कई बार जो बैठक जिसमें कंट्रोल रूम में सिर्फ 50 लोग आते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावी तरीका सोशल मीडिया है। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL के कुसमुंडा खदान में आग लगने की घटना सामने आई है और खदान में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। दरअसल कुसमुंडा खदान में कोल डिस्पैच का काम कर रही कंपनी के हाइड्रोलिक मशीन को देखते ही देखते ये हाइड्रोलिक मशीन दरअसल आग का गोला बन गई और आग लगने की सूचना मिलते ही SECL के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इधर लोडर मशीन के ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई।
वहीं दूसरी तरफ विदिशा में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां पर कच्ची दीवार के नीचे दबने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जगह जगह पर कच्चे मकानों में दरारें आ गई हैं और ये मामला सिरोंज थाना क्षेत्र का है। तो बारिश की वजह से कच्ची दीवार यहां पर गिर गई और मलबे के नीचे दबने से बच्ची की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। खाद माफिया पर भिंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। गोरमी थाना पुलिस ने खाद गोदाम पर छापा मारकर 640 बोरी जब्त कर ली है। कालाबाजारी के लिए 1600 यूरिया लाया गया था और भिंड जिले में एक महीने में डीएपी खाद की किल्लत के चलते मुनाफाखोर व्यापारी सक्रिय हैं और 300 से 400 रुपए से ज्यादा मूल्य में डीएपी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुनाफाखोरी की लगातार सूचना मिलने के बाद खाद माफिया पर भिंड पुलिस ने शिकंजा कसते हुए छापेमार कार्रवाई की। जिले भर में 16 अक्टूबर को एक साथ 6 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा गया। 266 बोरी डीएपी खाद की और 700 से अधिक बोरी यूरिया खाद की जब्त की गई। 1200 रुपए की डीएपी की बोरी 1500 रुपए में बेचे जाने की सूचना मिलने पर गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा और नायब तहसीलदार शिवदत्त कटारे ने गोरमी कस्बे में कार्रवाई करते हुए 640 बोरी डीएपी खाद की जब्त की। छापेमार कार्रवाई के बाद कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से डीएपी खाद का भंडारण किया जा रहा है। उस सूचना पर से मैं और नायब तहसीलदार श्री शिवदत्त कटारे के द्वारा शिलौरी रोड पर दबिश दी गई तो नरेश भदौरिया के मकान में 640 बोरी डीएपी खाद पाया गया है। इस संबंध में पता किया गया तो सरबीर नरबरिया निवासी कल्याणपुरा की खाद की बोरी पाई गई हैं। इस संबंध में पांडे जी एसडीओ एग्रीकल्चर को सूचना दे दी गई है। उनके द्वारा आकर मौखिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक परिस्थितियों बस ऐसा लग रहा है खाद संदिग्ध है। रीवा के त्योंथर तहसील के बड़ागांव तहसील में पदस्थ पटवारी ने खुदकुशी कर ली है। पटवारी श्रीनिवास माझी जहर खाकर जान दी है। जो जानकारी मिली है और बताया ये भी जा रहा है कि पटवारी ने कलेक्टर के नाम पर 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें वेतन नहीं मिलने समेत अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना, पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पटवारी की खुदकुशी के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। तो देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपके सामने। पटवारी की खुदकुशी करने के बाद किस तरीके का माहौल वहां पर देखा गया और दूसरी तस्वीर जो सुसाइड नोट 2 पन्नों का लिखा गया है। कलेक्टर के नाम ये सुसाइड नोट लिखा गया है। पटवारी की ओर से खुदकुशी करने का ये मामला सामने आया। कलेक्टर है एसबीआई का। अंबिकापुर में 2 दिन में 7 नवजात बच्चों की मौत मामले को लेकर राज्य स्तरीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय टीम ने मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। 3 सदस्यीय टीम ने कहा जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। फिलहाल 30 बेड की क्षमता वाले एसएनसीयू वार्ड में 47 नवजात भर्ती हैं। तो 7 नवजात बच्चों की मौत का ये मामला है। मामले को लेकर अब जांच बिठा दी गई है। जांच टीम जो है वो लगातार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रही है। राज्य स्तरीय टीम की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण भी किया गया है। मध्य प्रदेश में डेंगू के डंक ने कहर मचा रखा है। आलम यह हो चुका है कि प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और दुखद बात तो यह है कि अब डेंगू से मरीजों की मौत भी हो रही है। देखिए, लोग कोरोना की मार से अभी उभरे भी नहीं हैं कि डेंगू ने लोगों की जेब खाली करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन पिछले दिनों का आंकड़ा टूटता जा रहा है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार इसे रोकने के इंतजाम जरूर कर रही है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के लगभग हर जिले में डेंगू के डंक से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर में पहली बार एक दिन में डेंगू के 59 मामले सामने आए हैं,
जिसमें 38 बच्चे भी शामिल हैं। जिसके बाद ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 805 के पार पहुंच गया है। इंदौर में भी डेंगू के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। 12 नए मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 649 हो गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। गुना में पहली बार एक दिन में डेंगू के 32 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सागर में डेंगू संक्रमण के 12 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद जिले में कुल डेंगू मरीजों की संख्या 211 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा देवरी, शाहगढ़ और सागर शहर में संक्रमित मामले सामने आए हैं। उज्जैन में अब तक डेंगू के 663 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 4 की मौत भी हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार डेंगू का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 2021 में ऐसा क्या हो गया जो अचानक डेंगू के मामले बढ़ने लगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेंगू का अपना एक चक्र होता है। करीब 4 से 5 साल में ये फिर रिपीट होता है। यही वजह है कि इस बार डेंगू ज्यादा जानलेवा है। देश में 2017 में डेंगू के 1,88,401 केस सामने आए थे। इसके बाद हर साल डेंगू का ग्राफ गिरता गया, लेकिन चौथे साल यानी 2021 में फिर ये ग्राफ बढ़ने लगा है। कुल मिलाकर एमपी में स्थिति चिंताजनक हो गई है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई लोगों की जागरूकता और सहयोग के साथ प्रशासन की मुस्तैदी से ही लड़ी जा सकेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। धमतरी जिले में कुछ दिनों में हाथियों का खौफ बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि तस्कर हाथी खिड़की टोला से गंगरेल क्षेत्र के गंगरेल जंगल में पहुंचा है। शाम होने के बाद लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है, ना ही हाथी के पास जाकर फोटो खींचने या वीडियो बनाने को कहा गया है। गांव में हाथी ना आए इसलिए वन विभाग की टीम लगातार चौकसी कर रही है। खिड़की टोला के पास के जंगल में एक दंतेल हाथी विचरण कर रहा है। विगत 2 दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हमारी टीम लगातार उसके पीछे लगी हुई है। दिन को अलग टीम है, रात को अलग टीम है। कंटिन्यू हाथी के पीछे लगी हुई कि हाथी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बिल्कुल गांव में घुसने से मना किया है। ग्रामीणों को सभी की हिदायत दी गई कोई जंगल ना जाए बिना पूछे, और जंगल से लगे हुए खेतों में फिलहाल अभी ना जाए जिस क्षेत्र में हाथी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बशर्ते उसे करने का जज्बा होना चाहिए। ये साबित कर दिखाया है भोपाल की ममता ने। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। नाम है ममता, पहचान है बिल्ला नंबर 134। काम है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाना। भारी भरकम सामान उठाती महिला कुली की ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 112 पुरुष कुलियों के बीच ममता काम करती हैं। और ममता के कुली बनने के पीछे जो कहानी है वो बेहद ही मार्मिक है। ममता के पति इसी स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी ममता के सिर पर आ गई। मेरे को 7 महीने हो गए काम करते हुए। मेरे इधर कोई करने वाले नहीं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जगह पे लगी हूँ। आपके हस्बैंड कुली का काम करते हैं? जी। अच्छा, अब वो नहीं है? जी नहीं। क्या हुआ था उन्हें? उनका हार्ट फेल हो गया था। कितनी पुरानी बात है? जी 2 साल हो गई उनको। सोचा कि कोई और भी काम आप करें, यही क्यों चुना आपने? अब मेरे हस्बैंड यही काम करते थे ना, इसलिए। पति की मौत के बाद एक समय ऐसा भी आ गया था कि घर का गुजारा और बच्चों का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो रहा था। खुद घर के कामकाज के अलावा कभी कोई और काम किया ही नहीं था और न ही जानती थी कि कैसे काम करके परिवार का गुजारा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में मुश्किल परिस्थिति में ममता ने पति की तरह कुली का काम करना शुरू कर दिया। महज एक ही महिला ऐसी है जो इस वक्त कुली का जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता की, जो खुद सामान उठाती है और अपना घर चलाती है। तो इस तरह की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब कहीं न कहीं महिला जो है वो इस तरह से हमें नज़र आए, इतनी मेहनत करते हुए नज़र आए। और आप देखिए कि वुमन एम्पावरमेंट की, यानी कि नारी शक्ति की एक मिसाल के तौर पर भी इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और ये नहीं सोचा कि अब वो कैसे घर चलेगा या क्या करेंगे। जो उनके पति काम करते थे आज वही काम ममता भी कर रही है। ऐसा नहीं है
कि ममता को यहाँ आसानी से काम मिल जाता है। लोग महिला समझकर सामान नहीं उठवाते। कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं, लेकिन ममता निराश नहीं होती। रोज वक्त पर पहुंच जाती हैं काम की तलाश में। कितने रुपए कमा लेती हैं हम यहाँ? अब वो मिलने के ऊपर है, सामान मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता। अब लेडीज समझ के उठवाते भी नहीं है सामान, इसलिए। अच्छा, ये चीज़ का भी सामना करना पड़ता है कि आप तो खुद चाहती हैं कि आपको काम मिले, मगर लोग सोचते हैं कि किसी महिला से कैसे हो। जी। फिर आप उन्हें कैसे समझाती हैं, कन्विंस करती हैं? जी, बोलती हूँ कि उठा लूंगी, लेकिन बहुत कम मानते हैं, नहीं भी मानते, इसलिए। यहाँ से ममता जो भी कमाती है उससे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, बल्कि बच्चों को अच्छी तालीम भी दिला रही हैं। जी, वाकई में इस युग में एक मिसाल बनी है। ऐसा नहीं कि कोई अबला नारी हो कि वो अब ये काम नहीं कर सकती, कुली का काम नहीं कर सकती। जो उनके पति काम करते थे उसी काम को उन्होंने भी चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।